टोइक इंग्लिश टेस्ट जो बरतानिया में 50,000 से जायद तुलबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान बना। टोइक इंग्लिश टेस्ट हजारों तुलबा के लिए एक ऐसा संगीन मसला था जिसके बायस तुलबा को पिछले 3 सालों से बरतानिया में सुकूनत के लिए शदीद दुश्वारी थी। इस अहम मसले पर तफसीली बात करने से कबल आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। टोइक इंग्लिश टेस्ट जो बरतानिया में 50,000 से जायद ज़ेर तालीम तुलबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान बना। बरतानवी नशियाती इदारे BBC के प्रोग्राम पैनारोमा में 4 साल कबल इस बात का इंकशाफ किया गया कि बरतानिया में बाज़ कॉलेजेस ने तुलबा को नकल करवा कर इंग्लिश टेस्ट पास करवाए और BBC के इस इंकशाफ के बाद तकरीबन सैकड़ों कॉलेज बंद हुए, जबकि हजारों तुलबा इस केस की जद में आए। 50,000 के करीब तुलबा ने अपने हकूक की जंग लड़ने के लिए अदालतों से रजू किया, मगर उन्हें इंसाफ न मिल सका और बेशतर तुलबा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और दीगर ममालिक से थे, उन्हें वतन वापस जाना पड़ा। उनमें से एक नबील आसन थे जिन्होंने हार न मानते हुए 3 साल कबल अपना केस लड़ा और अपना हक लेने के हसूल के लिए लूटन ऑफ बरतानिया की मशहूर लॉ फर्म M&K सोलिसिटर्स का दरवाजा खटखटाया। नबील एहसन का केस 2014 में बरतानिया के मारूफ कानून दान सफीना खान और लियम डेल ने लड़ा, जिसका फैसला 3 साल के बाद नबील आसन के हक में 5 दिसंबर 2017 को आया। नबील आसन टोइक इंग्लिश टेस्ट के एक अहम विक्टिम थे। मैंने टोइक का केस कोर्ट ऑफ अपील में यहाँ से जीता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से इंसाफ मिला और मेरे ख्याल से जितने और लोग हैं जिनका टोइक सर्टिफिकेट का मसला है वो सब इस केस को इस्तेमाल करके अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को सेटल कर सकते हैं। हक में फैसला आने के बाद उनके वकला सफीना खान और लियम डॉयल ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक नबील का केस नहीं है, ये उन 50,000 आदमियों का केस है होम ऑफिस की तरफ से जिनकी लीव कैंसिल हो गई थी, वीज़ा कैंसिल, एंट्री कैंसिल। हम भी नबील जैसे और लोगों के केसेस कर रहे हैं, उनके लिए इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। In the case of NA and others, which was a leading TOEIC judgment, the facts briefly of Mr. Nabil's case were that he was accused of exercising deception. नबील आसन की वकला के मुताबिक इस फैसले के मुस्बत असरात अब बाकी उन हजारों तुलबा पर भी पड़ेंगे जो इंग्लिश टेस्ट केस की जद में आए थे। अबरार कुरैशी, समा, लंदन। और ये वो अदालत, ये वो कोर्ट है जहाँ से 50,000 तुलबा के लिए उनके इंसाफ की पहली उम्मीद की किरण पैदा हुई। आइए आज हम यहाँ जिन्होंने इस कोर्ट के अंदर केस लड़ा उन प्रोफेशनल वकला से बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं और क्या जो बाकी तुलबा तकरीबन 50,000 हैं, क्या उन्हें भी नबील एहसन की तरह इंसाफ मिल सकता है। जब पैनोरामा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आई थी टोइक की, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं स्टूडेंट्स की वो जेन्युइन नहीं है, जिसकी बेस पे वो स्टूडेंट्स को राइट ऑफ अपील, इन कंट्री राइट ऑफ अपील नहीं थे दे रहे और वो उनको डिपोर्ट कर देते थे। और बहुत से स्टूडेंट्स ने इसमें सफ़र किया, उनके लिए ज़ाहिर यहाँ पे आते हैं, लोग रहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फ़ीस पे करते हैं, कई अपनी फैमिली और डिपेंडेंट्स लेके आते हैं, मगर जब इन कंट्री राइट ऑफ अपील नहीं मिलता, कोई अपनी सफाई नहीं पेश कर सकता, तो ये उनके साथ ज़्यादती है। और पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा मैकेनिज़्म या इंडिया या बांग्लादेश में कोई ऐसा मैकेनिज़्म इन प्लेस नहीं था जहाँ से वो अपनी अपील को परस्यू कर सकते। तो ये एक सिलसिलावार उन्होंने एलिगेशन दर एलिगेशन लगाई और उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स डिपोर्ट किए यूके से। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 48,000 है, जिनमें से एक मैं भी था। तकरीबन ये मसला स्टार्ट हुआ 3 साल पहले जब मैंने स्टूडेंट एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डाली और उसके बाद होम ऑफिस ने मुझे सीधा डिपोर्टेशन के एक तरह के ऑर्डर्स दे दिए। मगर उस टाइम एक ऐसी सिचुएशन जब हर कोई इस मामले से गुजर रहा हो तो किसी न किसी को इसकी स्टैंड लेना होता है। तो मैं उस टाइम बहुत से सोलिसिटर से मिला, बहुत से लोगों से मैंने मशवरा किया, मैं लंदन में, बर्मिंघम में, हर जगह मैंने मशवरा किया, मगर मुझे सबसे अच्छी एडवाइस और सबसे अच्छी सपोर्ट मुझे M&K सोलिसिटर्स लूटन बेस्ड हैं उन्होंने दी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे जिस तरह के मेरे क्वेश्चंस थे उन्होंने उसको एड्रेस किया और मुझे आंसर दिया। मेरी सोलिसिटर्स थी इशरत खान और उन्होंने मेरा केस लिया, जो कि कई सोलिसिटर्स नहीं थे ले रहे। कई बैरिस्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम आपका केस नहीं लेंगे, मगर इशरत ने लिया और इशरत को मेरे केस में एक रीज़न, स्ट्रॉन्ग रीज़न नज़र आया और मेरी कमिटमेंट उन्होंने फील की, जिसकी बेस पर मैंने कहा कि वी विल फाइट योर केस। We initially were instructed by Nabil to take on his case. He maintained his innocence throughout, that he had never been involved in any such allegations made about him.
We began the judicial review process, in summary, at the end of 2014. We contacted the Home Office to ask them to provide evidence and reconsider their decision. Each time we were met with barriers, and in the end we ended up lodging a judicial review to the courts. The matter was eventually settled in the spring of 2015, and the good news was that Nabil had his student leave reinstated to him. So Mr. Gregg, it was yourself and you had a legal team, you had a QC involved at the Court of Appeal that was... That's right. When I became involved in the case, we got permission to appeal to the Court of Appeal, and at that stage I realised that one of the other clients was also being represented by Mr. Stephen Naffler, QC of Landmark Chambers, and therefore I contacted Stephen and I got him involved in our case as well, because I thought that a case of this complexity could use the assistance of Queen's Counsel, and he did a really good job in court in terms of the advocacy. This is a case where you were previously refused permission and a few of the courts had refused permission, and you yet chose to fight this case on. And why was that? Well, I always believed in this case, and in particular in Nabil's case. It didn't make sense to me, the allegation that he had committed fraud, particularly because he sat the test twice because he wasn't happy with his result the first time. If you're committing a fraud and you're paying somebody to sit a test for you, don't then go and get them to sit it again when you've already passed it once. It just didn't sound right to me. And then when I met Nabil, it was just immediately obvious to me that there was no way he would ever need to cheat in an English language test, so it just didn't feel right. And also on a kind of legal level, there was never enough evidence to justify the Home Office's decision, and you have to bear in mind that the consequences of these decisions are enormous. They essentially criminalise the people involved. An accusation of fraud is something that lives with people forever. It would have prevented Nabil from ever coming back to the UK realistically. It would have had huge consequences for his life here. So it just seemed to me always that the Home Office decision was disproportionate. They never had any evidence, and it struck me as arrogant really that they had refused to provide any evidence at all right up until the permission hearing. It was 2 years into the litigation before we got the first piece of paper with any actual evidence on it suggesting that Nabil might have cheated, and that was frankly hopeless. सफीना खान और उनके साथ लियम डोल ने अपने फ़राइज़ से भी बढ़कर नबील एहसन का केस अदालत में बाअहसन तरीके से लड़ा, जिसकी कामयाबी के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि हज़ारों उन तुलबा को बरतानिया में रहने और सुकूनत मिलने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं जो इंग्लिश टोइक टेस्ट की जद में आए थे। ये फ़ाइट करते करते तकरीबन हमें फिर कोर्ट ऑफ अपील में जाना पड़ा। वहाँ पे हमें हमारी केस को सुना गया और डिसीजन सुनाया गया और हमारे केस को टेस्ट केस बना दिया गया, जिसका मतलब है कि इसका जो डिसीजन है वो कईयों पे अप्लाई होगा और कई लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसका सिमिलर केस है, जिसका रिमूवल है, टोइक का इशू है, इंग्लिश सर्टिफिकेट का इशू है, वो लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जब हमें ये तकरीबन 3 दिन की ये हीयरिंग हुई थी, तकरीबन 2.5 दिन की, हमने उस हीयरिंग में अपनी टीम के साथ, पूरी लीगल टीम के साथ फुल फाइट किया और होम ऑफिस के आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स दिए और फिर तकरीबन 2 माह के बाद इसका 5 दिसंबर को 2017 को डिसीजन आया। तकरीबन 50 पेजेस का डिसीजन है और बहुत डिटेल्ड है। मैं सबको इनकरेज करता हूँ कि सब टाइम निकाल के उसे पढ़ें। तकरीबन उसके अंदर हर एक तरह का जो मसला है, जिसका ह्यूमन राइट्स की अपील है, ह्यूमन राइट्स की बेस पे डाला, शादी का केस है या हाली स्टूडेंट एक्सटेंशन है या हाली टोइक की बेस पे उनका मामला फंसे हुए हैं, तो वो इस केस को यूज़ करके अपने जो हीयरिंग्स हैं उनको रिवाइव कर सकते हैं। It's clear, what is clear from the judgment is that the court thinks that where people win their appeals, they should be put back in the position that they would have been in otherwise. So the advice you'd give to individual clients would depend. It's fairly clear from the judgment that there are 2 separate avenues that the court thinks people can follow. Firstly, a judicial review, and secondly, the making of a human rights claim. And I think it will probably depend on the individual case whether the smart thing to do is to make the human rights claim or to point out that you've already made one that hasn't been considered, or to bring judicial review proceedings. But either way, there should now be an avenue by which people can challenge those decisions in country. A lot of students are out there now who have studied in the United Kingdom, who are at college,
and midway during their education they received a curtailment letter or a Section 10 notice informing them that they now must leave the UK immediately. I mean, with this new judgment, what do those students now do, and would they ever be put back in that position where they were studying? Because obviously it's been 2-3 years since the Section 10 notices were issued. Well, the answer to that is, if you're innocent, you should fight it. And it's not entirely clear from the Court of Appeal's decision what's going to happen in future cases. But what is clear is that it's the view of the court that if you win a challenge to a decision that you're a fraudster by showing that you are not a fraudster, then the Home Office should put you back in the position that you would have been in otherwise.